नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस में। आज जो है हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश का तीसरा वीडियो देखेंगे और इसमें जो भी शेष भौतिक प्रदेश रह गए हैं उनकी चर्चा आज जो है हम यहाँ पे करेंगे। तो इसमें क्या क्या रह गया है पहले मैं उसको बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भारत के भौतिक प्रदेश में मेनली 3 चीज़ें रह गई थी हमारी, जिसमें है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और इसी में एक छोटा सा टॉपिक बनेगा तटीय मैदान का, तो ये बचा है। और दूसरा हिस्सा है ये द्वीप समूह वाला, कौन कौन से द्वीप समूह हैं और उनका महत्व क्या है और उनमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है। और तीसरा हिस्सा है हमारा भारतीय मरुस्थल का। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान से। तो जो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है ये बेसिकली ये क्षेत्र आपका आएगा, ये एक तरह से ये पट्टी बनेगी और ये बांग्लादेश में भी चला जाएगा, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, और ये पाकिस्तान में भी जाएगा। तो इसकी जो लंबाई है उत्तर के विशाल मैदान की वो लगभग 3200 किलोमीटर है। कितनी है? 3200 किलोमीटर। ये लगभग यहाँ पंजाब से शुरू करके और ऐसे आप चले आएंगे तो पश्चिम बंगाल तक जो है इसकी पूरी लंबाई, और ये थोड़ा सा हिस्सा इसका ब्रह्मपुत्रा घाटी में पड़ेगा। तो ये लगभग 3200 किलोमीटर लंबा मैदान है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कहीं कहीं ये वाला हिस्सा ये कहीं कहीं जो है 150 किलोमीटर है और कहीं जो है 300 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसके जो है मुख्य रूप से 3 डिवीजन है। उत्तर का जो विशाल मैदान है हमारा, इसके मुख्य रूप से 3 डिवीजन है। और उस दिन मैंने आपको हिमालय में जो शिवालिक रेंज बताई थी, सबसे निचली रेंज वो यहाँ थी शिवालिक वाली। तो इसका जो सबसे पहला हिस्सा है उत्तर के विशाल मैदान का, उसे हम कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। यह जो है शिवालिक का सबसे निचला हिस्सा है, यानी शिवालिक का पाद प्रदेश। तो इस भाबर की जो विशेषता है ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। कितना? 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा मैदान है ये। और ये लगभग आपका यहाँ सिंधु के गार्ज से शुरू करके और ये सीधा आपका चला जाएगा सिंधु के गार्ज से शुरू होकर और सीधा आपका आ जाएगा तीस्ता नदी तक। यहाँ तक ये तीस्ता नदी आ रही है, तो लगभग यहाँ से शुरू करके सिंधु के गार्ज से शुरू करके और ये ऐसे लंबाई में यहाँ आ जाएगा। ये भाबर प्रदेश 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। और इसमें क्या है कि जो हिमालय से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदियां हैं, यानी जो ऐसे आ रही हैं नदियां आ रही हैं, गंगा हो, यमुना हो, काली नदी हो, या जो भी नदियां हैं, ये अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लेके आती हैं और यहीं वो जमा कर देती हैं। नदियों में उतनी शक्ति नहीं रहती, इसलिए वो यहाँ छोड़ देती हैं। तो ये बेसिकली एक उबड़ खाबड़ इलाका है और यहाँ खेती योग्य भूमि नहीं होती, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और इसमें जो छोटी नदियाँ होती हैं वो यहीं लुप्त हो जाती हैं, तो केवल बड़ी नदियाँ ही यहाँ आपको दृश्यमान होंगी भाबर प्रदेश में। भाबर के बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है उत्तर के मैदान का, वो है जो आपका वो है तराई, जिसके बारे में हम लोग काफी सुनते हुए हैं कि नहीं तराई क्षेत्र है। तो तराई जो है, अब ये देखिए तराई जो है यहाँ, ये आपका भाबर हुआ था यहाँ पे। अब इसी के जस्ट दक्षिण यानी नीचे जो है ये तराई है, और तराई की चौड़ाई जो है वो लगभग 10 से 20 किलोमीटर ये मैदान चौड़ा है। और इस तराई की भी विशेषता है कि यहाँ पे जो है दलदल होता है और कीट पतंगे ज़्यादा होते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है, या इधर भी आप देखेंगे कि नहीं, मुरादाबाद साइड से और इधर गोरखपुर तक का जो क्षेत्र है वो तराई में ही आता है। ऐसे यहाँ से लंबा आप लेंगे और यहाँ तक जब चले आएंगे, और यहाँ पे कीट का और मच्छर का जो है प्रकोप ज़्यादा होता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि गोरखपुर में एक बीमारी फैलती है मच्छरों की वजह से, जिसको हम जेई कहते हैं, जापानी इंसेफ्लाइटिस। बच्चों में दिमागी बुखार होता है वो, तो ये इसी कीट पतंगों की वजह से होता है। और इस क्षेत्र में जो है मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है, तो खेती के लिए बहुत उपयोगी तो नहीं होती है, लेकिन कुछ खाद वाद दे के जो है गन्ने की खेती इस बेल्ट में ज़्यादा होती है। आप सभी जानते हैं नहीं, गन्ना जो है तराई वाले क्षेत्र में ज़्यादा उगाया जाता है,
तो ये दूसरा हिस्सा है तराई। अब उत्तर के विशाल मैदान का जो तीसरा हिस्सा है उसको हम कहते हैं जलोढ़ मैदान। क्या कहते हैं? जलोढ़ मैदान। तो ये जो जलोढ़ मैदान है यही सबसे महत्वपूर्ण है। और यह जलोढ़ मैदान जो है ये भी मूल रूप से दो भागों में बटा हुआ है, जिसको हम कहते हैं जलोढ़ मैदान क्या है? बांगर और दूसरा खादर। ये मैं आपको यहाँ समझने के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है, बेसिकली ये यही है, ये गंगा के मैदान में ये हिस्सा जो है। तो बांगर ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पुरानी मिट्टी, मतलब नदी जो है जब पुराना जमाव लेके आती है तो वो क्षेत्र होता है बांगर का। और जो नदियाँ प्रतिवर्ष बाढ़ लेके आती हैं और बाढ़ में बहुत सारा मलबा लेके आती है, मिट्टी आती है, वो एकदम अपने जस्ट किनारे किनारे नदी के दोनों घाट के किनारे लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला देती हैं, तो वो खादर होता है। खादर जो है वो नवीन जमाव है, यानी साल दर साल जो है वो नई मिट्टी लेके आती हैं। अब खाद खादर दोनों चीजें हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि खाद खादर, खादर जो है वो काफी उपजाऊ होती है, काफी उपजाऊ मिट्टी होती है और वो कृषि के लिहाज से बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये था हमारा उत्तर का विशाल मैदान। अब इसी का एक सब पार्ट हम देखेंगे मैदान का ही। तो उसके दो हिस्से हैं, एक जो है इसको तटीय मैदान कहते हैं। तो तटीय मैदान में हम कल ये पश्चिमी घाट की चर्चा किए थे, तो ये हो जाएगा पश्चिम तटीय मैदान, और ये पूर्वी घाट है तो ये हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान। अब यहाँ मैदान कैसे आता है इसको समझिए कि ये जो नदियाँ मैं कल आपको बताया था, तो ये नदियाँ जो है मिट्टी का जमाव ले जाती हैं और ये तटों के किनारे छोड़ देती हैं। इधर भी कुछ नदियाँ हैं, जमाव छोड़ती हैं, तो इसके वजह से इन मैदानों का निर्माण होता है। तो ये दो मैदान है, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो जो पश्चिम तटीय मैदान है उसके भी कई हिस्से हैं। तो उसका सबसे पहला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं गुजरात तट, गुजरात का तटीय मैदान। यह जो है कच्छ से शुरू करके खंभात की खाड़ी तक फैला हुआ है। ये मतलब ये जो आप देख रहे हैं आकृति गुजरात वाली, तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आती हैं, साबरमती है, उसके बाद लूनी है, इधर से आती है। लूनी तो कच्छ के रण में समा जाती है, लेकिन और भी नदियाँ जो छोटी छोटी हैं वो जमाव जो लेके आती हैं उसके वजह से इस तटीय मैदान का निर्माण होता है। और आप सभी जानते हैं कि गुजरात में काली मृदा पाई जाती है और यहाँ कपास का अच्छा उत्पादन होता है। तो ये चीज हो गई। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है पश्चिमी तटीय मैदान का, उसको हम कहते हैं कोंकण तट। तो कोंकण तट जो है वो लगभग यहाँ आपका दमन से शुरू होता है, दमन से शुरू करके, और ये आपका चला आता है कर्नाटक में मंगलौर तक, कर्नाटक में मंगलौर। बेसिकली आप कह लीजिए इसमें सीधे सीधे कि कर्नाटक का थोड़ा सा हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, और उसके बाद पूरा गोवा और महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और आप सभी जानते हैं कि नहीं है, यहाँ पर भी काली मृदा पाई जाती है और वो बेहद ही उपजाऊ होती है, जिसमें कपास और जड़दार फसलें जो हैं होती हैं, प्याज, अनार, ये सारे भी यहाँ उत्पादन होता है इनका भी। अब इसके बाद जो तीसरा हिस्सा है इसका पश्चिम तटीय मैदान का, उसको कहते हैं मालाबार तट। ये यहाँ से मैंगलोर से शुरू करके और ये आप कन्याकुमारी तक ये चला आएगा, यहाँ तक कन्याकुमारी तक। तो ये इसका अगला हिस्सा होगा मालाबार तट। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि मालाबार में कुछ लेगून्स पाए जाते हैं, जिनको यहाँ केरल में बेसिकली लेगून्स को कयाल कहते हैं। तो एक यहाँ बहुत प्रसिद्ध कयाल है केरल में, उसको कहते हैं पुन्नमदा कयाल। ये पुन्नमदा कयाल है और ये ऐसे लंबा होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि समुद्र का कुछ भाग होता है वो अंदर घुसा होता है और कुछ मिट्टी के जमाव की वजह से ये झील की तरह बन जाती है। तो इसी पुन्नमदा कयाल में नेहरू नौका दौड़ होती है, केरल की बहुत प्रसिद्ध है नेहरू नौका दौड़, पुन्नमदा कयाल में होती है। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान आप देख लिए, गुजरात तट, कोंकण तट और मालाबार तट। अब इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है तटीय मैदान का वो है पूर्वी तटीय मैदान, ये वाला। और ये लगभग आपका उड़ीसा से शुरू करके अब आप यहाँ आ जाएंगे तमिलनाडु में, ये भी कन्याकुमारी तक है, फैला हुआ है पूरा विस्तृत। नदियों का जमाव है, वो ले जा रही है, मिट्टी को छोड़ रही है और यहाँ मैदान का निर्माण हो रहा है। तो इसके भी बेसिकली 3 हिस्से हैं। तो इसका जो पहला हिस्सा है उसको हम कहते हैं उत्कल मैदान। उत्कल यानी उड़ीसा में है, ये पूरा उड़ीसा का जो मैदान है ये उत्कल मैदान कहलाता है। और इसको हम उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट।
इसके बाद जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको हम कहते हैं काकीनाडा मैदान, और ये लगभग पूरा आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा जो है तट वाला, इसको काकीनाडा मैदान कहते हैं। अब इसी काकीनाडा मैदान में आप देखते होंगे कि इधर से गोदावरी, फिर कृष्णा, तुंगभद्रा, ये सारी नदियां जा रही। तो वो अभी कल एक भाई ने मुझसे कमेंट में पूछा था नदियों के बारे में, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ बता दूं कि नदियों का जो है अगला चैप्टर जो होगा वो अपवाह तंत्र का ही है। तो उसमें जितनी भी नदियां भारत की हैं और जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, उन सारे की चर्चा जो है मैं आपसे यहाँ करने वाला हूँ। तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा पूरा लक्ष्य ही यही है कि परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है वही आपको दिया जाए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें आप तक पहुँचा दें। तो आगे हम देखते हैं कि ये काकीनाडा मैदान हो गया। अब काकीनाडा मैदान के बाद जो इसका तीसरा विभाजन है वो है कोरोमंडल मैदान का। तो कोरोमंडल मैदान पूरा ये आप तमिलनाडु समझ लीजिए, ये यहाँ से शुरू करिए और यहाँ तक कन्याकुमारी तक चले आइए चेन्नई से। तो ये जो पूरा मैदान है इसको कोरोमंडल मैदान कहते हैं, और इसमें आप जानते हैं कि नहीं, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ये सारी नदियाँ जो हैं बहती हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर का विशाल मैदान, फिर हो गया आपका पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। अब इसके बाद जो है अगला है वो है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में मुख्य दो द्वीप समूह हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे, और परीक्षा में उनका महत्व है इसलिए उनकी चर्चा होगी। तो पहला द्वीप समूह जो है आप यहाँ देखिए, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपसे चर्चा कर लूँ। सबसे पहली बात तो अंडमान निकोबार में जो ये मध्य अंडमान है, ये देखिए सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान है और इसके नीचे मध्य अंडमान है, ये मध्य भाग में है, और उसके बाद जो है ये दक्षिणी अंडमान है। यहाँ तो बहुत सारे द्वीप हैं, वैसे तो द्वीपों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण है बस मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। तो ये 3 हिस्से ये हो गए, और ये छोटा अंडमान है, और उसके बाद ये निकोबार द्वीप समूह नीचे। तो जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक, वो कहाँ है आपकी, ये उत्तरी अंडमान में। ये देखिए मैंने सैडल पीक बना रखा है, उत्तरी अंडमान है। और ये जो है यही उत्तरी अंडमान, यहाँ मैंने लिख रखा है, यहाँ कोको आइलैंड है, कोको चैनल है, और यहाँ कोको आइलैंड है। तो कोको आइलैंड जो है म्यांमार के कब्जे में है, और ये कोको चैनल के थ्रू जो है उत्तरी अंडमान से अलग होता है। अब संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाए, द्वीप की बात की जाए, तो वो है हमारा मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार में जो मध्य अंडमान है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अब इसके बाद जो इसका तीसरा हिस्सा है वो है दक्षिण अंडमान। तो यहाँ की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो जो है इसी पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर ही। और ये जो दक्षिणी अंडमान है और छोटा अंडमान है, ये किससे अलग होता है, इसको हम कहते हैं डंकन पास या डंकन पैसेज, इससे अलग होता है। और जो हमारा निकोबार है और अंडमान है, इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है वो 10 डिग्री चैनल है, और ये अलग होती है। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है 10 डिग्री चैनल, तो ये 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। अब यहाँ पे दूसरी महत्वपूर्ण जो छोटी सी चीज है कि ये छोटा अंडमान है, यहाँ पे यह ओंग जनजाति है, ये प्रसिद्ध जनजाति है अंडमान की। तो ओंग जनजाति का निवास स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो वो ये छोटा अंडमान होगा। अब और 2 महत्वपूर्ण चीजें इसमें हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है बैरन ज्वालामुखी, एकमात्र ज्वालामुखी है भारत का जो जागृत ज्वालामुखी है, और वो यहाँ है। ये आप उत्तरी अंडमान जो देख रहे हैं इससे थोड़ा दूर ये बैरन आइलैंड, और ये जागृत ज्वालामुखी है। और इसी के पास उत्तर में थोड़ा सा पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये नारकुंडम द्वीप है, नारकुंडम, और यह जो है सुसुप्त ज्वालामुखी। तो मुझे लगता है कि अंडमान द्वीप समूह में जितनी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो दूसरा द्वीप समूह हमारा है वो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप क्या है, वो केरल के तट के पास में है, ये वाला हिस्सा, और इसमें भी बहुत सारे द्वीप समूह हैं, लेकिन मैंने वही द्वीप समूह बनाए हैं जिनका महत्व है परीक्षा के लिहाज से। तो इसमें जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर पूछा जाए तो वो अमीनी द्वीप समूह है, यानी कई द्वीपों का जो समूह है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, अमीनी द्वीप समूह में। और अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का है, तो वो है एंट्रोट, ये एंट्रोट। और जो इसकी राजधानी है कवरत्ती, वो यहाँ एक द्वीप है कवरत्ती, वो इस पे स्थित है ये। और जो लक्षद्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप से अलग होता है, कितना, 9 डिग्री चैनल से।
ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है कि लक्षद्वीप जो है मिनिकॉय द्वीप से, मिनिकॉय जो द्वीप है वो भी लक्षद्वीप का हिस्सा है, और इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है वो 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय द्वीप जो है वो मालदीव से, मतलब इसी के नीचे आप देखेंगे, इसके नीचे है इंडिया के मालदीव, तो उससे अलग होने वाली जो चैनल है वो है 8 डिग्री चैनल, यानी 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय। और तो यहाँ एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ आपके लिए कि 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और संपूर्ण लक्षद्वीप, और 10 डिग्री चैनल जो है वो निकोबार और अंडमान को बराबर बराबर बांट रही है। सॉरी, बराबर तो नहीं कह सकते हैं, बस विभाजन वाली बात है कि बांट रही है। तो ये आपका हो गया। हाँ, एक चीज यहाँ है कि जो ये कवरत्ती है और या लक्षद्वीप है, इसका जो नाम है 1973 में इसका नाम पड़ा लक्षद्वीप। इसके पहले ये अमीनी और लंका द्वीप ऐसे करके 2-3 नाम थे, उसको मिला के इसको जाना जाता था। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा हिस्सा है ये है भारत का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल। तो ये मैंने बना रखा है, देखिए भारतीय मरुस्थल ये। अब इसके बेसिकली 2 हिस्से हैं, भारतीय मरुस्थल के 2 हिस्से हैं। इसका जो दक्षिणी ढाल है, जिसको हम ये जो कच्छ की तरफ झुका हुआ है इधर, ये ढाल का मतलब ये है कि 2 भाग हैं, जो इधर की नदियां हैं वो इधर प्रवाहित होंगी, और जो उत्तरी ढाल है ये सिंध की तरफ है, यह इधर। तो 2 भाग हैं बेसिकली इसके। और मूल रूप से जो ये आप देख रहे हैं भारतीय मरुस्थल या हमारा राजस्थान वाला जो मरुस्थल है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। जैसे उस दिन मैंने चर्चा की कल कि ये जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और ये मालदा गैप की वजह से हमें दिखता नहीं है, तो ये लगता है कि हिमालय का भाग है। तो इसी तरह से ये जो हमारा भारतीय मरुस्थल वाला क्षेत्र है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। और ऊपर जान रहे हैं आप कि नहीं, शुष्क वनस्पतियों की वजह से यहाँ कटीलीदार झाड़ियाँ होती हैं और कुछ खास पेड़ पौधे यहाँ नहीं है, बबूल कीकर यही सब यहाँ उगता है। तो यही है फिलहाल। और मैं समझता हूँ कि जो भारत का भौतिक प्रदेश है ये लगभग पूरा हो चुका है आज। और कल जो है हम लोग अपवाह क्षेत्र की चर्चा करेंगे और नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग इसका नोट्स बनाते जाइए, और अपना नोट्स जो है हफ्ते या डेली बेसिस पे जितना भी आपको टाइम मिल पा रहा है रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि अपना जो हैंडमेड नोट्स होगा वही सबसे महत्वपूर्ण होता है ना। और जितना ईमानदारी से आप समय देंगे अपने परीक्षा के लिए, उतना सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि यह देने का ही विज्ञान है। देने का विज्ञान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप कुछ देने के योग्य होते हैं तभी आपको कुछ हासिल होता है। तो जब आप अपना परीक्षा में बेस्ट देंगे तब वहाँ से आपको रिजल्ट के तौर पे मिलता है जो कुछ भी मिलता है। नहीं तो आप जानते हैं कि नहीं, दुनिया जो है बेकार लोगों को नहीं पूछती है। तो पूरी कोशिश करिए मेरे साथ, और मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और जैसे भूगोल ख़त्म होगा मैं पॉलिटी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट ये सारे सब्जेक्ट जो है ऐसे ही आपका कराता चला जाऊँगा, ताकि परीक्षा से 15 या 20 दिन पहले मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँ, आपको रिवीजन के लिए समय मिल जाए। और जो और बातें होंगी, जैसे जैसे विषय कंप्लीट होता जाएगा मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। और भी स्ट्रेटजी है, जैसे आप अपना पीटी का स्कोर ठीक कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपसे चर्चा करूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।